मध्य प्रदेश एक परिचय। तो मध्य प्रदेश एक परिचय, मध्य प्रदेश एक परिचय है। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो ये हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश एक परिचय, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग कितना कवर करने वाले हैं उसके बारे में पहले एक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहले हमें जान लें कि किसी भी अब हम जो भी पढ़ रहे हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए। तो भौगोलिक स्थिति की जानकारी हमें इसलिए होनी चाहिए ताकि हम वहां की स्थिति एवं विस्तार का सही आकलन कर सकें, वहां पर किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं इसका आकलन हम कर सकें। तो सबसे पहले एक हमें सामान्य जानकारी चाहिए जिसमें इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु की जानकारी और इसका क्षेत्रफल कितना है, इस प्रकार की कुछ जानकारियां इसमें होंगी। फिर इसके बाद दूसरा हम बात करेंगे कर्क रेखा की एवं भारतीय मानक समय रेखा की। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। अब हमें यहां पर कर्क रेखा की बात क्यों करनी है? तो कर्क रेखा की बात हमें इसलिए करनी है क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में से होकर जाती है और मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में यह विभाजित करती है। तो इसकी हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की। भारतीय मानक समय रेखा, इससे भारत में जो समय है, जो घड़ी का समय है, टाइम, उसको यहां से निर्धारित किया जाता है। तो हम इसकी बात करेंगे, देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक अंतर, समय में अंतर कितना आता है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा कर्क रेखा एवं भारतीय समय रेखा। चूंकि मध्य प्रदेश की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए आज थोड़ी इस पर परिचर्चा वाली है वीडियो, जो मध्य प्रदेश का आपको इंट्रोडक्शन देगी और मध्य प्रदेश के बारे में हम जान सकेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक हमारा होगा मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले, सीमावर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिलों से आशा है जो मध्य प्रदेश में ही मध्य में स्थित हैं, अर्थात किसी भी दूसरे राज्यों से वह सीमा साझा नहीं करते। और सीमावर्ती जिलों से आशा है कि जो राज्य अन्य राज्यों से जो जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे अंतर्वर्ती जिले और सीमावर्ती जिले। इसके बाद हम देखेंगे राजकीय प्रतीक। तो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक, राजकीय प्रतीक, और फिर देखेंगे विश्व धरोहर। मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो यूनेस्को ने अपनी सूची में, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इतने टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। यदि आप चाहें तो इन टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक, तो मध्य प्रदेश एक परिचय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश चूंकि भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है,
इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा होगा, ऐसा सब लोग सोचते हैं। ठीक, और चूंकि सही भी है कि मध्य मध्य भाग में स्थित होने के कारण, भारत के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा हुआ है। ठीक, हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे इसके अगली वीडियो में। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को हम किस प्रकार से पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे तो मध्य प्रदेश एक परिचय, मध्य प्रदेश एक परिचय की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित होने का मतलब है कि ये भारत है, भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने। इस बात को हमेशा याद रखें। मध्य प्रदेश को दूसरा नाम सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अब सोया प्रदेश कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश सोया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश सोयाबीन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये हृदय प्रदेश हो गया, सोया प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश में विभिन्न नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। जो नदियां मध्य प्रदेश में उद्गमित होती हैं वह किसी अन्य राज्य में बहती हुई निकल जाती हैं, इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। तो तीन नाम हो गए, हृदय प्रदेश एक, सोया प्रदेश दूसरा, और तीसरा हुआ नदियों का मायका। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रखता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, वैविध्यपूर्ण भौगोलिक संरचना। वैविध्यपूर्ण भौगोलिक संरचना का मतलब है कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है इसमें बहुत ही ज्यादा विविधता पाई जाती है। कहीं पठार है तो कहीं पर्वत है, कहीं नदियां हैं, तो हर प्रकार से मध्य प्रदेश समृद्ध दिखाई देता है वैविध्यपूर्ण संरचना में। ठीक, और साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे पचमढ़ी हिल स्टेशन, ठीक, प्राकृतिक सौंदर्य है, सतपुड़ा पहाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य है। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ धार्मिक महत्व भी मध्य प्रदेश रखता है। और इसकी जो व्यापक जैव विविधता है, जैव विविधता जहां बहुत से जीव एक साथ रहते हो तो वहां जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता होने के कारण ही यह मध्य प्रदेश जो है एक विशेष महत्व प्रदान करता है, और मध्य प्रदेश को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व प्रदान करता है। प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ जैसे स्थान हैं। भीमबेटका और आदमगढ़ जैसे स्थान हैं जो कि मानव की बहुत ही ज्यादा प्राचीन साक्ष्य प्रदान करते हैं। और पुरातात्विक स्थल भारतीय महाद्वीप में जो मानव जीवन के साक्ष्य हैं वह सर्वाधिक यहीं पर मिले हुए हैं, भीमबेटका में और आदमगढ़ में। ठीक, तो ये भी ऐसे पुरातात्विक स्थल भी मध्य प्रदेश में है। वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख कहां? वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ नाम से मिलता है। दक्षिणापथ नाम से इसका उल्लेख मिलता है, और साथ ही इसका उल्लेख मिलता है रेवोत्तर। रेवोत्तर नाम से भी इसका उल्लेख मिलता है। रेवोत्तर का आशय नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का नाम रेवा, तो रेवा के उत्तर में स्थित प्रदेश, इसीलिए इसको रेवोत्तर प्रदेश कहा जाता है। दक्षिणापथ उत्तर से दक्षिण में जाने के लिए मध्य प्रदेश से होकर गुजरना होता है, इसलिए इसे दक्षिणापथ भी नाम मिलता है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी, ठीक, तो 6th सेंचुरी बीसी में मध्य प्रदेश को अवंती
प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी होती थी, जो कि वर्तमान में उज्जैन है। ठीक, तो वर्तमान में राजधानी उज्जैन है। इसके साथ ही हम बात करें तो मध्य प्रदेश एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश होने का मतलब कि मध्य प्रदेश की सीमा ना किसी अन्य देश से लगती है और ना किसी जल स्रोत से लगती है, अर्थात समुद्र से लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी अन्य देश से ना लगने के कारण यह एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड देश माना जाता है, क्योंकि यह ना किसी पड़ोसी देश को स्पर्श करती है इसकी सीमा, और ना ही किसी भी जल समुद्र को। तो मध्य प्रदेश को लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता है। ठीक, तो लैंडलॉक्ड स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा श्रृंखला और विंध्याचल श्रृंखला भी मध्य प्रदेश में स्थित है। विभिन्न प्रकार की नदियों का उद्गम, यहाँ सतपुड़ा श्रृंखला है, नर्मदा नदी बहती है, नीचे से ताप्ती नदी। ठीक, तो नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऐसे ही अनेक नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अन्य राज्यों में वह बहती हुई निकलती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख जो नदियां हैं वह हैं नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा यहां से निकलती है, ताप्ती, सोन, चंबल। ठीक, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की नदियां हैं, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा मध्य प्रदेश में हमेशा विद्यमान रही है। साथ ही साथ यहाँ की जो नदियां हैं, इन्होंने सिंचाई कार्य हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कृषि और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये तो हो गया मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के ऊपर। क्योंकि मैप बनाना जल्दी जल्दी में कठिन होता है, लेकिन आप मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पर आपको दिखाया भी जाएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर इस समस्त मैप उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो जिससे आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की। ठीक, तो मध्य प्रदेश उत्तर, दक्षिण, पूर्व और बात करें पश्चिम। ठीक, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में हम सबसे पहले देखें मध्य प्रदेश की लंबाई को। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वह है 605 किलोमीटर। ठीक, बात समझ में आई। उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है वह है 605 किलोमीटर। इसके साथ ही जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वह है 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के यदि हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो यह हमें मिलता है 308,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश हमें आयताकार रूप में दिखाई देता है। आयताकार होने का मतलब उसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई या ऊंचाई कम है। जैसे लंबाई 870 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 605 किलोमीटर। तो 605 किलोमीटर कम दिखाई देती है। इसी प्रकार से आयत में होता है, ये लंबाई ज्यादा होती है, ये कम होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को जो हम देखते हैं वह हमें आयताकार रूप में हमें
मध्य प्रदेश दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें आगे की, तो मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। चूंकि आज का वीडियो इंट्रो वीडियो है, ठीक, तो इसीलिए हो सकता है पहली बार मैं बोर्ड पर लाइव आया हूं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे इन गलतियों का सुधार भी किया जाएगा। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें, क्योंकि जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करें तो कर्क रेखा की बात हो गई, ठीक। बात करें IMT लाइन, जो कि सिंगरौली से होकर गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की जो मानक समय रेखा है, ठीक है, तो मानक समय रेखा की बात हो गई। अभी हम आगे इस पर एक बार फिर से बात करेंगे। इसके बाद हम देखें केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु से आशय मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र बिंदु, स्वतंत्र भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, सभी जितने केंद्र बिंदु दिखाई देते हैं वह सभी मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध हैं, ठीक, मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। तो हम बात करेंगे अब केंद्र बिंदुओं की। तो सबसे पहला केंद्र बिंदु हम बात करें पृथ्वी। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु, तो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वह मंगलनाथ उज्जैन, पृथ्वी का अगर हम केंद्र बिंदु निकालें तो पृथ्वी के अगर हम केंद्र पर बिल्कुल पिन करें तो हमारा जो पिन होगा वह मंगलनाथ उज्जैन पर होगा। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बात हो गई पृथ्वी के केंद्र बिंदु की। दूसरी हम बात करें तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बात करें अगर हम, ठीक, तो यह हमें दिखाई देगा बलशाली बैतूल। अखंड भारत से आता है जो भारत अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करें अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। तो अविभाजित भारत अर्थात जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय अविभाजित भारत अर्थात जब पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित हुआ करता था, तो उस समय पर जो इसका केंद्र बिंदु था यह करौंदी होता था। करौंदी जो कि कटनी में है, और कटनी मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक। तो ये जो केंद्र बिंदु हैं यह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब हम बात करें वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। वर्तमान भारत जो हमें अभी के मैप में दिखाई देता है वह वर्तमान भारत है, ठीक। तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। बात करें अब मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, तो मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु की। मध्य प्रदेश का अगर हम केंद्र बिंदु निकालें तो मध्य प्रदेश का जिला सागर मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहलाता है, ठीक। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर जिले में। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु जो है वह है विदिशा जिले में। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी जिले में। अखंड भारत का केंद्र बलशाली बैतूल जिले में, और संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र मंगलनाथ उज्जैन जिले में है। तो किसी भी केंद्र बिंदु की अगर बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवस्थित हैं, ठीक। तो ये तो हो गए केंद्र बिंदु, जिनमें पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बलशाली बैतूल, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी, वर्तमान भारत विदिशा, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर जिले में अवस्थित है, ठीक। अब हम बात करेंगे
आगे अब हम बात करनी है हमें मध्य प्रदेश के बिंदुओं की। मध्य प्रदेश के बिंदु अर्थात मध्य प्रदेश का सुदूर उत्तरी बिंदु, मध्य प्रदेश का दक्षिणी बिंदु, मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी बिंदु की बात हमें करनी है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अक्षांश एवं देशांतर की। ठीक, तो मध्य प्रदेश का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक, चूंकि यह जो प्लस जैसा निशान दिखाई दे रहा है यह हमेशा दिशाओं को प्रदर्शित करने वाला है। और दिशाएं पूर्व, यहां पर पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण है। ठीक है, पूर्व अर्थात क्या होता है, ईस्ट बोलते हैं ई, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट। इतना तो सब लोग जानते हैं। चूंकि आज पहला वीडियो है और हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन वीडियो पर बने रहें, जानकारी नई नई मिल रही है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और थिंक सिविल जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को देखने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जानकारियां इंपॉर्टेंट है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब हम लोग बात करें, सबसे पहले तो ये हमें बात करनी है उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्वी बिंदु की। उससे पहले हम जान लें अक्षांश और देशांतर क्या है। ठीक, तो ये जो दिख रहा है यह पृथ्वी का नमूना है। ठीक, जिस पर क्षैतिज रूप अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें कहा जाता है देशांतर। तो जो अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इस पर भारत की अवस्थिति है और मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, और तो ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य में से होकर गुजरती है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का भाग है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश भारत के अंदर है तो वो भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का भाग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है। तो ये बात तो हो गई मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है। अब हम बात करें उत्तरी अक्षांश की, तो उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर दक्षिण में 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश का विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। चूंकि यह दिशा है एस, लेकिन पृथ्वी की जो अक्षांश है वह नॉर्थ उत्तर 90 डिग्री में होता है और साउथ 90 डिग्री में होता है। तो चूंकि उत्तर वो उत्तरी गोलार्ध में है इसीलिए अक्षांश हमेशा नॉर्थ आएंगे इसमें, इसके विस्तार में, और पूर्वी गोलार्ध में है तो हमेशा देशांतरीय विस्तार में ईस्ट आएगा। ठीक, तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं हम बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। चूंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भूगोल विषय में पूछा जा सकता है 3 मार्कर में, तो विशेष रूप से इसे याद रखें। आप इतना चार्ट भी बना के अगर लिखेंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलने की संभावना दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा क्या, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करें जिलों की, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरतम जिला है, उत्तरतम जिला मुरैना है। मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला बुरहानपुर है। ठीक, फिर अब हम बात करें मध्य प्रदेश की पश्चिम बिंदु की या पश्चिमी जिले की, तो यहां अलीराजपुर दिखाई देता है।
पूर्व में, तो पूर्वी जिला सिंगरौली। तो पूर्वी जिला हमें सिंगरौली दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, और उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु बुरहानपुर है, उत्तरतम बिंदु मुरैना है, पश्चिम बिंदु अलीराजपुर है, और वहीं पूर्वी बिंदु सिंगरौली है। तो चूंकि हमारी जो कक्षाएं हैं बिल्कुल लाइव क्लास जैसा आनंद देगी आपको। ठीक, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की जाएगी, बिल्कुल इत्मीनान से आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए, इसके बाद अब हम लोग बात करें, चूंकि वीडियो बड़ी ना हो इसके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, जिससे देखने में भी परेशानी ना हो और हमें बनाने में भी परेशानियां ना हो। ठीक, क्योंकि बनाने में परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन अब लॉकडाउन का समय है और आप सभी लोगों के लिए तैयारी का एक अच्छा स्तर अगर देने की जो जिम्मा उठाया है, तो उसमें कोई भी बिल्कुल मतलब कंजूसी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं राजकीय प्रतीक के बारे में। तो मध्य प्रदेश के जितने भी राजकीय प्रतीक हैं उसके बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले बात आती है राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह, तो मध्य प्रदेश में जो राजकीय चिन्ह है वह है अशोक स्तंभ, नॉर्मली उसे हम बोलते हैं, लेकिन उसमें का पूरा क्या होता है, तो 24 स्तूपों वाली एक आकृति है। ठीक, 24 स्तूपों की आकृति है, उसके मध्य में गेहूं और धान की बालियां हैं, गेहूं और धान की बालियां हैं, अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ बरगद के वृक्ष पर है। ठीक, तो बरगद पर अशोक का स्तंभ, ठीक, इसे सारनाथ कहा जाता है। ठीक, तो जो सारनाथ का स्तंभ है वह हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसके बाद दूसरी बात आती है राजकीय वृक्ष की। तो राजकीय वृक्ष को बरगद है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में बदलते हुए दौर को हम देख रहे हैं, और उस दौर में हमें दिखाई देता है कि अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। वृक्ष तो पूछा जाएगा, राजकीय वृक्ष क्वेश्चन बनेगा, लेकिन राजकीय वृक्ष में ऑप्शन में बरगद नहीं होगा, इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाएगा। तो वानस्पतिक नाम याद रखने की जरूरत है। तो वृक्ष बरगद, बरगद का वानस्पतिक नाम होता है फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। तो एक जो वानस्पतिक नाम है राजकीय प्रतीकों के, इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जिस प्रकार से एग्जाम का जो ट्रेंड है वह बदल रहा है, उसमें अब ऐसे ही नए नए क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं। आगे हम बात करें अब राजकीय पशु की। तो राजकीय पशु, इसका नाम सब लोग जानते हैं, बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा होता है, जो कि कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक है, और इसके लिए एक शुभंकर भी जारी किया गया है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में। हम जब राष्ट्रीय उद्यान बात करेंगे तो इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी इसका हमें वैज्ञानिक नाम देखना है। तो बारहसिंगा, इसका वैज्ञानिक नाम है रूसर्बस डुबाउसेली। रूसर्बस डुबाउसेली। तो इस प्रकार से हमें जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, वनस्पतियों के वानस्पतिक नाम याद होने चाहिए, क्योंकि चूंकि ज्यादा कठिन है नहीं। राजकीय प्रतीक मध्य प्रदेश के संबंध में सिर्फ कुछ ही नाम ऐसे हैं जो इस प्रकार से होते हैं। फाइकस बेंगालेसिस बरगद का नाम है, रूसर्बस डुबाउसेली यह पशु है जो बारहसिंगा उसका नाम है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें पक्षी की। तो राजकीय पक्षी सब लोग जानते हैं, राजकीय पक्षी दूधराज है। दूधराज, इसे शाह बुलबुल भी बोला जाता है, दूधराज या शाह बुलबुल। इसका नाम पैराडाइज फ्लाईकेचर है।
पैरालाइट फ्लाई फीचर। आप अपने सुविधा के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं तो ये कहूंगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलें, ज्यादा बेहतर होगा। एक क्योंकि नोट्स बनाने से क्या है, रिवीजन में परेशानी नहीं होती। और बार बार वीडियो को देखें, जिससे क्या है आपके जो सवाल हों और मन में जो सवाल उठे आप कमेंट के माध्यम से बताएं, आपको उनके जरूर सबके आंसर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते चलिए, जिससे रिवीजन करने में आसानी हो आपको। ठीक, तो हमने बात की राजकीय पक्षी की। अब हम बात करें राजकीय मछली। ठीक, राजकीय मछली, तो राजकीय मछली महासीर प्रजाति की मछली होती है। महासीर प्रजाति की जो मछली है उसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है, और उसका नाम है टोरप्यूटिटोरा। टोरप्यूटिटोरा राजकीय मछली है। ठीक, इसके बाद आगे अब हम बात करें राजकीय पुष्प की। तो राजकीय पुष्प सफेद लिली, राजकीय पुष्प सफेद लिली है, और इस सफेद लिली का नाम है लिलियम कैंडिडेटम। लिलियम कैंडिडम या कैंडिडेटम इसका नाम मिलता है। मध्य प्रदेश की जब राज्य की स्थापना हुई, मध्य प्रदेश राज्य स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 के बाद उसकी जब 25वीं वर्षगांठ आई, तब 1 नवंबर 1981 को राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष इत्यादि की घोषणा की गई है। और साथ ही समय समय पर राज्य खेल, राज्य मछली भी घोषित किए गए हैं। तो अब हम बात करें मध्य प्रदेश की राजकीय नृत्य की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, और जो मुझे जानते होंगे तो समझ सकते हैं बुंदेलखंड से हैं, और बुंदेलखंड की जो राई है वह बहुत ही फेमस है और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। इसके बाद हम बात करें राजकीय नाटक की। तो राजकीय नाटक माच, जो कि मालवा का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक, इसके बाद हम अब बात करें राजकीय खेल की। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो यह है मलखंब। तो राजकीय खेल है मलखंब। ठीक, और आगे हम बात करें अगर राज्य फसल, तो राज्य फसल सब जानते हैं सोयाबीन है। मध्य प्रदेश को उसी कारण सोया प्रदेश कहा जाता है। चलिए, यूनेस्को की 3 जो धरोहर हैं उनमें खजुराहो, सांची और भीमबेटका सम्मिलित हैं, और साथ ही मांडू प्रस्तावित है। ठीक, तो इस प्रकार की आज के लिए जानकारी इतनी ही। वीडियो चूंकि बड़ी होती जा रही है, और इसको बड़ी वीडियो देखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि एक बार में नहीं देख पाते। ठीक, तो आप वीडियो को देखें, उसे आप बार बार देखने का प्रयास करें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हम वीडियो को जब हमारा मन हुआ देखा, नहीं देखना, घर पर बैठे हैं क्यों देखें, किसी का प्रेशर तो है नहीं। लेकिन अगर सीखना है तो वीडियो को लगातार देखें। यदि आपको मेरा इस प्रकार से पढ़ाना पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही थिंक सिविल जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को भी थिंक सिविल जीएस से जुड़ने के लिए आप अनुमोदन करें उनसे। ठीक, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर अधिक से अधिक संख्या में आप वीडियो को देखें और हमारी हेल्प करें, सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका समय शुभ हो।